24 जून को ये फिल्म मेरी रिलीज़ हो रही है, एक अलबेला। किमया मोशन फिल्म्स और मंगल मूर्ति फिल्म्स वो प्रेजेंट कर रहे हैं। एक अलबेला ये फिल्म भगवान दादा के व्यक्तिमत्व का प्रदर्शन करने वाली फिल्म। भगवान दादा यानी भोली सूरत दिल के खोटे, शोला जो बढ़के, जो गाने बहुत सुपर डुपर हिट रह चुके हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था मुझे, तो जो इतना बड़ा आदमी था जिसने हिंदी इंडस्ट्री में अपना एक नाम कमाया, एक नई स्टाइल वहाँ लाई, उनके मामले में, उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, या उनके बारे में कुछ लिखा भी नहीं है, लिखा हुआ भी नहीं है। अब ये कैरेक्टर मुझे खड़ा करना था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर समझो तुम्हारे साथ बहुत सारी पॉजिटिव वेव्स रही हो तो वो कैरेक्टर आप कर जाते हो कैरेक्टर, या तो कोई ऐसी शक्ति जो तुम्हारे साथ रही हो तो वो तुमसे वो कैरेक्टर करवा लेती है। और मुझे ऐसा लगता है, बार बार ऐसा लगता है कि दादा ने ये मेरे से करवा लिया है, भगवान दादा ने। क्योंकि मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि भगवान दादा का कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ या करूँगा, या मैंने कभी देखा भी नहीं था कि उनकी जैसा मैं दिखता हूँ। लेकिन जब शेखर सर ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई तो पहला सवाल भी मेरा यही था कि ये इसमें इस स्क्रिप्ट में मैं कौन सा रोल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान दादा का रोल कर रहे हैं आप, कौन से एंगल से लगता हूँ मैं भगवान दादा। तो उन्होंने मुझे दिखा कि दादा के कुछ फोटोग्राफ्स और मेरे फोटोग्राफ्स, उसमें सिमिलरिटीज उन्होंने मार्क करके रखी थी। फिर विद्याधर भट्टे जी आए जो मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने सब ये मेकअप वगैरह सब किया। अब ये सब हुआ, लेकिन तो भी उनका कैरेक्टर कैसा खड़ा करूँ मैं, क्योंकि सिर्फ अलबेला नाम की एक ही फिल्म उनकी यूट्यूब के ऊपर है। वो अलबेला मैंने 20-25 बार देखी, देखता था। और मैं ड्रामा डिपार्टमेंट से हूँ, मैं बैचलर इन ड्रामेटिक्स हूँ। तो हमारे ड्रामा डिपार्टमेंट में एक बात पहले सिखाई जाती है कि आप अच्छा एक्टर बनोगे या ना बनोगे बात की बात है, सबसे पहले बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बनो, अच्छा देखो। तो ये चीज़ तो मुझ में थी, वो फिल्म देखते वक्त तो ये सब मेरा चल ही रहा था। लेकिन 17-18 साल का मेरा जो तजुर्बा है ये इंडस्ट्री में, तो उसमें एक चीज़ मेरे ध्यान में ये आई थी कि जब कोई एक्टर काम करता है, कोई किरदार करता है, तो 100% वो किरदार नहीं करता है, उसका निजी जीवन उसमें आता है कुछ ना कुछ परसेंटेज में। उसके जेस्चर्स आते हैं, उसकी आंखों की हलचल आती है, उसका एक्सेंट आता है, कुछ ना कुछ आता है। और दादा की जब मैंने फिल्म देखी तो मेरे एक बात ध्यान में आई कि ये बहुत नेचुरल एक्टर है, लेकिन मेलोड्रामेटिक है। शायद उस वक्त की वो डिमांड रही होगी, यानी निजी जीवन में वो ऐसा ही थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, थोड़ा लो प्रोफाइल रहते रहेंगे। और ये मैंने लाइन पकड़ी, और मेरी स्क्रिप्ट के जो सीन्स थे, वो सीन्स के सिचुएशंस में दादा कैसा बिहेव करेंगे ये पहले खुद देखता था। उनके जेस्चर्स कैसे रहेंगे, उनके हाथ कैसे रहेंगे, ये सब खुद देखता था। और उसके बाद में उसको फिनिश्ड करता था, और दूसरे दिन मैं सेट के ऊपर जाता था और सीन देता था। और क्या आपको एडिटिंग करनी पड़ी इस कैरेक्टर के लिए? काफ़ी मुश्किल कैरेक्टर निभाया आपने। सबसे मुश्किल तो डांस था, क्योंकि दादा जो डांस करते थे ना, वो अपने को ऐसा देखते वक्त बहुत इजी लगता है, गांव का डांस लगता है। लेकिन जब आप डांस करना शुरू करोगे तो वो बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि दादा के स्टेप्स जो थे वो अनप्रेडिक्टेबल थे। वो कब कैसी स्टेप जाएगी कुछ बोल नहीं सकते थे। दूसरी बात, दादा के जो जेस्चर्स थे डांस के वक्त वो ऑफबीट जाते थे। यानी अगर समझो मैं आप कहाँ जा रहे हो ऐसा कहूँ, तो मैं बात करते वक्त मेरा हाथ जाता है ना, आप कहाँ जा रहे हो, उनका वैसा नहीं रहता था, वो ऑफबीट जाता है, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये जो था ये पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये भी हो गया। वैसा देखा जाए तो मैं नॉन डांसर, मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता। लेकिन हमारा जो कोरियोग्राफर है स्टैनली और सदा उसका असिस्टेंट, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मेरे से डांस करवा लिए कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया डांस करने का। और जब मैंने गाना देखा शोला जो बढ़के, तो मुझ पे यकीन नहीं, यानी मैं ये इतना अच्छा मैंने डांस किया है ऐसा मुझे लगा। 14 साल पहले जैसे कि उनका देहांत हो गया है, सो कभी उनसे मिलने का मौका मिला या बिल्कुल, मैं दादा को मिला हूँ मैं। और मैं बोलता हूँ ना, ये जो ऐसी चीज़ें होती है ये ऐसे वैसे नहीं होती है, इसको किसी ना किसी तो भी पावर यहाँ ऑपरेट होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्रोसेस के टाइम दादा थे वहाँ कहीं ना किसी रूप में। क्यों बोलता हूँ,
SL स्टूडियो में मैं शूट कर रहा था एक सीरियल का, 1994-95 की बात कर रहा हूँ मैं नया नया यहाँ आया था औरंगाबाद से। और उस वक्त, उसके पहले मैंने दादा की सब ये गाने सुने थे, शोला जो बढ़ के, बोली सूरत दिल के खोटे। तो एक आदमी को मैंने ऐसा बैठा हुआ देखा पेड़ के नीचे SL स्टूडियो में। तो ये कहीं देखा यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने वहाँ के चौकीदार से पूछा, मतलब ये कौन है? अरे भगवान दादा ये। मतलब भगवान दादा वो भोली सूरत वाले? हाँ। तो मैं उनको मिलने के लिए गया। तो एक ऐसी लाइन वाली उन्होंने शॉर्ट पहनी थी, बनियन पहनी थी, शायद वो शूटिंग के लिए आए थे वहाँ। मैं नमस्कार दादा, मी मंगेश देसाई. हां म्हणलं मी औरंगाबादचा आहे, मी पण ते काम करायला आलो, शूटिंग करतोय. तो उन्होंने मेरे पास देखा, अच्छा करो काम, अच्छा करो. और वो मेरे पास देख रहे थे सिर्फ. अब वो देखने में क्या था ये मुझे अभी लगता है कि वो देखने में शायद ये होगा कि बेटे कल चल के मेरा किरदार तेरे को करना है. शायद उनकी ये उस वक्त उनकी आंखों में ये था, क्योंकि उनके बाद में कभी भी मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई, उसके पहले भी कभी उनकी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी. सो उस टाइम पे कभी सोचा था कि एक टाइम आएगा कि मतलब मैं जिनसे मैं आज मिल रहा हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ, उनका ही किरदार मुझे ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं लगा था, बिल्कुल नहीं लगा था, बिल्कुल नहीं लगा था. दिस इज़ ए एक्सीडेंट. और ये एक्सीडेंट बुरा नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ. एंड किस तरीके से आपको ये फिल्म का ऑफर मिला, किस तरीके से आपका चयन हुआ? शेखर सरतांडेल, मैं ना डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ. मेरा ये कहना है कि हर आदमी का एक प्रारब्ध लिखा हुआ है, डेस्टिनी लिखा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में वो होना है. अगर मुझे एक्टर बनना है तो मैं एक्टर बन के रहूँगा. मुझे एक्टर बनना नहीं है और मैं कितना भी अप टू, मैं एक्टर नहीं होऊंगा, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है. शेखर सरतांडेल जो डायरेक्टर थे, उनकी और मेरी बिल्कुल पहचान नहीं. प्रोड्यूसर की और मेरी बिल्कुल पहचान नहीं. हम एक दूसरे को कभी भी मिले नहीं थे. मैं एक फ़िल्म का शूट कर रहा था, उस वक्त उनका एक SMS आया शेखर सर का कि ऐसा ऐसा है, एक फ़िल्म का नरेशन देना है, मिलने आओगे? मैंने कहा ओके, 8 दिन के बाद आ सकता हूँ, अब एक शूट कर रहा हूँ फिल्म का. आफ्टर 8 डेज़ मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे नरेशन दिया. बहुत बढ़िया है ये स्क्रिप्ट. बोला लेकिन इसमें रोल कौन सा कर रहा हूँ मैं? उन्होंने कहा भगवान दादा का. प्रोसेस शुरू हो गई. ये मेकअप करने के लिए कम से कम पहले शुरू में 1.5 घंटा लगता था, अभी 1 घंटे तक आया है. कुछ प्रोस्थेटिक वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है. विद्याधर भट्टे नाम का एक जादूगर है, यानी हिंदी इंडस्ट्री के बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट है. बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की है. उन्होंने सिर्फ एक शेडिंग के ऊपर किया है. अभी सामने ऑडियंस को ये बहुत वैसा फ्लैट लग रहा होगा, ये ऐसा नहीं लग रहा होगा. लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, जब शूट चलता था तो कैमरा और उसका शेडिंग, उसका लाइटिंग, ये सब इसमें ऐड होता था, ऐड ऑन होता था. और मैं जैसा था वैसा ही था. लेकिन ये दोनों तीनों चीज़ों की वजह से मैं सिर्फ एक फिल्म ही अवेलेबल थी, अलबेला, वहीं 20-25 बार देखी. और मैं घुसता गया उसमें. मुझे दादा मिलते गए. अरे नहीं यार, विद्या जी तो बहुत बड़ी, यानी लेकिन कहते हैं ना कि अगर समझो तुम बार बार कोई चीज़ मांगो तो तुमको मिलती है. क्या हुआ कि मैंने ना 13 बार तेज़ाब देखी, 13 बार, मैं जब स्कूल में था तब. और मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे माधुरी जी के साथ काम करना है, मेरे को एक बार उनके साथ काम करना है. लेकिन वो कुछ नहीं हुआ. मैंने कहानी देखी, मैं क्या एक्ट्रेस है ये, काम करने मिल सकता है इनके साथ, ऐसा सोचा. मैं ठाणा में रहता हूँ. तीनाथ नाका नाम का वहाँ एक चौक है, वहाँ उनका एक पोस्टर लगा था रांका ज्वेलर्स का. उसमें विद्या जी का बहुत बड़ा होर्डिंग था. आते जाते वो मुझे दिखता था और मैं यही सोचता था यार इनके साथ काम करना है, एक बार इनके साथ काम करना है. लेकिन ये सपना पूरा होगा ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, लेकिन ये सपना पूरा हो गया. सर कितने सीन है अगर फिल्म में अगर बात करिए कि मोस्टली मतलब थोड़ा बताइए इसके बारे में. विद्या जी के साथ, विद्या जी के साथ कम से कम मेरे 6 या 7 सीन हैं, 4 गाने हैं. इतना बड़ा फुटेज है उनका. यानी इस फिल्म में जो लेडीज़ कैरेक्टर है उसमें मैक्सिमम फुटेज विद्या जी का ही है. 20 या 22 मिनट वो दिखेंगे शायद. वो पार्ट है फिल्म की. शी इज़ नॉट अ गेस्ट अपीयरेंस, वो पार्ट है फिल्म की. विद्या जी से सीखने मुझे 2 चीज़ें मिली. एक तो डेडिकेशन. Biopic can be a commercial. There is no difference in biopic and commercial.
एक अलबेला भगवान दादा जो एक्टर थे 1940s 50s के बहुत ही यशस्वी कलाकार थे, उनके जीवन पर यह फिल्म है। और उनकी ज़िंदगी कुछ बहुत चढ़ उतार वाली थी, मतलब बहुत ही सामान्य एक आदमी दादर के एरिया से जो निकला, उसके बाद में उस आदमी ने सबसे पहले एक्शन हीरो करके 1940s के डिकेड में कई फिल्म्स बनाए और स्मॉल बजट सुपर हिट फिल्म्स, ऐसा उनका फॉर्मूला कहा जाता था तभी, और बहुत कामयाब है उसमें। फिर उन्होंने सोशल फिल्म्स में आने का एक डिसीजन ले लिया। दोस डेज सोशल फिल्म्स इनको कहा जाता था, आज जिनको हम मेनस्ट्रीम सिनेमा कहते हैं। तो 1950 में उन्होंने सोशल फिल्म में आए जिसका नाम अलबेला था, जो सभी पूरी हिंदुस्तान जानती है कि क्वाइट ए सक्सेसफुल फिल्म। लेकिन अलबेला जो है वो उनके ज़िंदगी के एक महत्वपूर्ण घटना थी उनकी ज़िंदगी में, जो सोशल में उनको जो इम्पोर्टेंस मिलना। उसके पहले 1930 से, मतलब जब वो यंग थे, वहाँ से हमारी फिल्म की कहानी शुरू हो जाती है। उनके लाइफ के कई जो चढ़ उतार है वो सब इस फिल्म में। ख्याल कैसे थे, भगवान दादा की ये जो फिल्म थी मैंने बहुत पहले एक 16 mm पे देखी हुई थी, बहुत साल हो गए उसको। उनके बारे में एक बुक है मराठी में, इसाक मुजावर जो राइटर हाल ही में गुजर गए, उन्होंने लिखा हुआ, वो बहुत पहले पढ़ा था। पता था भगवान दादा के बारे में कि यस्टरईयर का एक ऐसा एक डांसिंग हीरो है। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है डॉक्टर मोनिश बाबरे, उनकी मेरी जब मुलाकात हो गई, पहचान हो गई, तो बातें हो रही थी। उन्होंने बताया कि मुझे एक फ़िल्म बनानी है। मैंने बहुत दिनों से कुछ ये दिमाग में रखा हुआ है कि मुझे भगवान दादा के ऊपर फिल्म बनानी है। तो ये पॉइंट वहाँ से आ गया उनसे। मैं पार्टली जानता था भगवान दादा के बारे में, फिर एक्चुअली हमारी स्टडी रिसर्च वगैरह बाकी की चीज़ें शुरू हो गई। तो ये जो जर्म है कि इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, ये इस फिल्म के निर्माता ने मुझे दे दी। एंड कास्टिंग कितनी मुश्किल है आपके लिए करना, जैसे कि मंगेश जी है और विद्या बालन जी भी है साथ में, एंड तेजस्वी जी भी है, तो मतलब कितनी मुश्किल है आपके लिए? सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कास्टिंग की। मैं कहता हूँ आपको, मैं एक भाग्यशाली आदमी हूँ कि हिंदुस्तान में आज तक चित्रपट सृष्टि के किसी कलाकार के ऊपर बायोपिक बनी नहीं है। ये पहली बायोपिक है। आप खुद भी जानोगे, सोचोगे तो भी आपको ऐसी फिल्म मिलती नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्टर के ऊपर ये पहली बायोपिक बन रही है। तो सुनने में शुरू में बड़ा जोश लगा, लेकिन मेजर चैलेंज जो थी वो ऐसी थी कि देखो कैसे हो जाता है, जो कलाकार करके लोगों ने जिसे एक्सेप्ट किया है इतने साल, और उसी आदमी के जीवन के ऊपर आप एक फिल्म बना रहे हो, तो लोग जो ओरिजिनल एक्टर है वो एक्टर को हमेशा याद रख के ये फिल्म देखेंगे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था पहले भगवान जी का कास्टिंग करना। दूसरी बात थी वो कन्वेंशनल हीरो नहीं थे। 1950s में भी जो बाकी जो जैसे देव साहब थे, राज साहब थे, दिलीप साहब थे, उनके कंपटीशन में ये अलग वे पे ये खड़े थे, तो उनका अनकन्वेंशनल चेहरा था। तो भगवान जी का चेहरा चयन करने में बहुत समय चला गया। चलो भगवान जी तो हो गए, बहुत बड़ी चैलेंज आगे खड़ी हो गई, दैट इज़ गीता वाली की कास्टिंग। अगेन गीता वाली इन दोज डेज शी वॉज नॉट अ कन्वेंशनल हीरोइन। तभी की जो हीरोइंस थी वो गीता जी से 100% स्लिम थी, और गीता जी थोड़ी सी है ना चबी हीरोइन थी। बहुत अच्छे गाल थे उनके, बड़ी आंखें थी और बड़ी जेंटल मोमेंट्स थे डांस में उनके दिखते। तो वो सेकंड चैलेंज था। और भी कई चैलेंजेस आ गए, क्योंकि तभी जो एक 50 साल के आजू बाजू जो तभी के निर्माता थे, दिग्दर्शक थे, उनके चेहरे की जो स्टाइल थी, बालों की स्टाइल थी, सिर्फ एक हेयर ड्रेसर को या किसी को मैंने बताया और वैसे कर दिया, तो ऐसे आदमी नहीं है। तो प्रॉब्लम ऐसा था कि उस चेहरे से मिलते जुलते जो चेहरे, वो सबसे पहले मुझे कास्टिंग करना ज़रूरी थी। थोड़ा समय चला गया, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले, जैसे राज कपूर का एक कैरेक्टर इसमें जो किरदार 1-2 सीन के लिए सिर्फ, लेकिन बड़ा चैलेंज था क्योंकि लोग तो देखने वाले तभी के राज कपूर को, तो कम से कम थोड़ा तो उसका होना चाहिए नज़दीक पास आदमी। फिर भगवान दादा की फैमिली है, जैसे तेजस्विनी की उनकी बीवी है, तो 1950s में जो मतलब फिल्म स्टार की जो बीवी रहेगी, फेस कट वो दिखनी चाहिए, वैसे सिर्फ बिंदी लगा के उस टाइप के, मतलब आँखों में बालों में जेल तेल लगा के वो होने वाला नहीं था। तो फेस कट जो होता है आदमी का, कास्टिंग की जो मेन बात होती है, पीरियड फिल्म करते, तो फेस कट उस आदमी के मैनरिज्म जो होते हैं, जो नेचुरली कितने हैं, उसी के लिए कई लोगों के ऑडिशंस लेके पार हो गई, लेकिन नहीं है। जी, भगवान दादा को मिलने का मौका तो नहीं मिला वैसे, लेकिन भगवान दादा को मैंने दादर परेल एरिया में मैंने एक बार देख चुका हूँ, पता है मुझे। कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन की जो आप बात कह रहे हैं, तो उसमें
पहली बात ऐसी थी, कई फिल्मों में मतलब उन्होंने अलबेला के बाद उनकी कई फिल्में कुछ हिट हो गई, कुछ नहीं सक्सेसफुल रही। फिर कई फिल्मों में उन्होंने सिर्फ डांस के लिए अपना प्रेजेंस दे दिया। ये कई सालों से मैं देख रहा हूँ, मतलब यू कैन से दैट बचपन से ही देख रहा हूँ ये। तो उसमें भगवान दादा की एक शैली समझ जाती है। मेन बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान की ये जो डांसिंग स्टाइल है, जो प्रोसेशन में लोग नाचते हैं, कोई भी जब कहता है कि मैं भी थोड़ा नाच सकता हूँ, संगीत में नाचते लोग नाचते, इसमें 95% भगवान दादा रहते। ये जो हाथ ऊपर करके नाचने की जो स्टाइल होती है धीमी गति से, जिसको डांस नहीं आते वो भी, ऑफकोर्स भगवान दादा की जो स्टाइल थी उसमें और डिटेलिंग था, लेकिन उन्होंने आम आदमी जो हिंदुस्तान का है उसे एक डांस की एक अपनी एक शैली दिखा दी। मतलब ये नहीं कि मुझे डांस नहीं तो मैं नहीं नाच सकता हूँ। तो भगवान दादा का ये जो डांस था वो हमेशा आप रास्ते पे स्ट्रीट डांस करके भी देखते हैं, आप संगीत में भी देखते हैं, हर जगह पे आपको दिखता है। रही बात उनकी अभिनय की शैली, तो अभिनय की शैली में हमारे सामने जो मेरी फिल्म थी, जो अवेलेबल उनकी फिल्म थी, वो खुद ब्लैक एंड वाइट अलबेला थी। वो ब्लैक एंड वाइट अलबेला मैं कई बार देख चुका हूँ, बार बार देख चुका हूँ, दिन में 2 बार ऐसे भी देखी, क्योंकि उसमें उनका कैरेक्टर दिख रहा था। और कुछ वही पीरियड की ये फिल्म थी एक अलबेला, हालांकि उसके पहले 20 साल शुरू होती है उनके निजी ज़िंदगी में, लेकिन वो कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, ये जो अलबेला में उन्होंने कैरेक्टर किया हुआ है। हालांकि अलबेला की जो स्टोरी है ओरिजिनल, उसमें वो एक कलाकार का सपना उन्होंने दिखाया हुआ है। तो जब भगवान दादा जैसे एक्टर एक कलाकार का सपना दिखाएंगे तो उसमें उनकी ओरिजिनलिटी तो 100% आनी है। तो उसी के लिए उस फिल्म का एक बहुत बड़ा इसमें हेल्प हो गया मुझे, उस फिल्म का मुझे स्टडी मटेरियल के लिए अच्छा समय दिखाने में बहुत मुश्किल चीज़ 100% होगी। बोलता हूँ क्या होता है, एक 1930 to 50 की जो फिल्म का तभी का डिकेड वाइज जो चेंज था, 30s में साइलेंट है हिंदुस्तान में, 31 में पहली आलमारा बात करने लगी, लेकिन फिर भी एक्चुअली पूरी तरह से टॉकीज शुरू होने में इट टुक 5 अनदर ईयर। 1935-36 से सभी फिल्में बात करने लगी। तभी अपना जो टेक्निक था एक प्रिमिटिव के थोड़े आगे हम आ चुके थे, हालांकि अच्छा ही था, बुरा नहीं था, लेकिन तभी का जो टेक्निक था कुछ लिमिटेशंस थी उस टेक्निक की। और आज ऐसी बात है कि उसके रेफरेंस नहीं है, मतलब छोटी छोटी सी बातें ऐसी कि तभी जो कैमरा यूज़ करते थे, तो उसके आगे जो कैमरा यूज़ करते कई सालों के बाद उसका हमें हमेशा रेफरेंस मिलता है। कुछ रेफरेंस नहीं थे, मतलब कैसे बात हो जाती है कि हम कुछ टेक्स्ट में पढ़ लेते कि 1940 में ये चीज़ हो गई, वैसी हो गई। अगर आप शूट कर रहे हो, फिल्म बना रहे हो, छोटा सा आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि समझो तो मुझे एक प्रोड्यूसर का ऑफिस दिखाना है 1950s का, तो प्रोड्यूसर का ऑफिस अगर रहेगा जैसे आज ऑफिसेस होते हैं, तो ऑफिस के आर्ट डायरेक्शन में क्या हो सकता है, मतलब उनकी जो दीवारें है वो दीवारें के ऊपर आर्ट डायरेक्शन क्या हो सकता है। चलो कपड़ों की बात जो रहती है, आदमी का फेस होता है, उसके आपके पास प्रोमिनेंट फोटोग्राफ्स होते हैं, आप उसको इमिटेट कर सकते हैं, आपके एक्सपर्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। कई और चीज़ें होती है छोटी छोटी, जैसे कि एक टेबल है 1950 का, एक टेबल के बाजू में एक प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, तो वो टेबल भी रिफ्लेक्ट करता है आपका पीरियड, ना कि सिर्फ आपके कपड़े। तो सभी रेफरेंस अवेलेबल नहीं थे, कुछ रेफरेंस अवेलेबल मिले, कुछ पैरेलल रेफरेंस मिले, तो उस रेफरेंस से ये चीज़ें बनानी पड़ी, क्योंकि 60s 50s तब के सभी फोटोग्राफ्स नहीं है। क्यों नहीं फोटोग्राफ्स आर्टिस्ट के मिलते हैं हमें, लेकिन बिहाइंड द सीन की तभी स्टाइल नहीं थी जो आज काफ़ी लेवल पे आपको डेटा रिकॉर्ड मिलता है पूरा। तो बिहाइंड द सीन न होने की वजह से ऑफिस कैसे होता है, वहाँ के मेकअप रूम्स तभी कैसे थे, मतलब उनकी स्टाइल क्या थी, बल्ब्स अगर रहेंगे मेकअप रूम में मिरर के बाजू में, शीशे के बाजू में, तो कितने होंगे इनका अंदाज़ा नहीं आता। तो कई रेफरेंस मैच करके इसका आर्ट डायरेक्शन के ऊपर काम करना पड़ा। पीरियड खड़ा करने के लिए आर्ट डायरेक्शन ऑब्वियसली एक स्वाभाविक रूप पे आपको जो हेल्प करते रहता है, कि जो चीज़ों की असलियत दिखाते हैं, पीरियड की असलियत दिखाने में आर्ट डायरेक्शन का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो मिल गए, लेकिन चीज़ें रिसर्च करके एक लेवल। विद्या जी की कैसी बात थी, विद्या जी एक तो वाई आई टुक विद्या जी, बिकॉज द थिंग वाज दैट मैंने अभी बताया कि गीता बाली जी, उनकी जो फेस कट थी, उनकी बॉडी की जो एनाटॉमी थी, वो तभी के कन्वेंशनल हीरोइंस थी उससे अलग थी। मुझे लगता है आज भी मुझे कुछ ऐसे ही मिला। उस टाइप की हीरोइन कौन रहेगी करके जो मैं एक सोच रहा था, तभी विद्या जी का ही बार बार फेस सामने आ रहा था। विद्या जी के पास मैसेज चला गया
मैं जब नरेशन के पास उनके पास गया तो नरेशन में मैंने उनको गीता बाली की जो रोल के जितने सीन्स है और उनका इम्पोर्टेंस जो था भगवान दादा की प्रोफेशनल लाइफ में जो उनका इम्पोर्टेंस था उसके बारे में जो स्क्रीन प्ले में पार्ट्स थे और पूरी स्टोरी जब मैंने उनको बताई तो उनको स्टोरी बहुत अच्छी लगी, उनको शायद स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे ही मेरा नरेशन हो गया उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि मैं ये कर रही हूँ बिकॉज आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले गीता बाली और बात कामयाब हो गया मैं। एंड पहली फिल्म है उनकी, मराठी फिल्म है, तो कितनी मेहनत लगी आपको भी उनको मराठी बताने में, सिखाने में और डायलॉग्स करवाने में वैसे में? नहीं, पहली बात एक बात आसान हमें हो गई कि विद्या बालन जी का जो मैंने कास्टिंग इसमें किया वो गीता बाली को मैच करने वाली आज की हीरोइन करके किया हुआ था, नहीं केवल मराठी फिल्म में मराठी उनको मैंने उनसे बात करवा लेनी है उसी के लिए कास्टिंग किया था। तो जाहिर है कि 1950 में गीता बाली तो हिंदी में ही बात करेगी, उनका तो मराठी बोलने का कोई सवाल ही नहीं था। तो गीता बाली ने जो सीन्स में यहाँ पे इस फिल्म में बात की हुई है वो हिंदी में की है, तो ये एक्चुअली विद्या बालन जी ने इस फिल्म में हिंदी में ही बात की है। ये अलग बात है कि उनको मराठी समझती है, शी कैन स्पीक टू द सम एक्सटेंट मराठी, लेकिन इस फिल्म में मराठी बोली की कोई ज़रूरत नहीं लगी। एंड सर फिल्म में कितने गाने हैं सर? फिल्म में गाने हैं? इस फिल्म में 3 गाने हैं। इस फिल्म में भगवान दादा जब एक यंग थे तभी गणपति उनके जो चौल में, यहाँ के वाड़ी कहते हैं, वाड़ी में जब गणपति आ जाता है तो वाड़ी में गणपति के समय जो उन्होंने वो नाचते थे, बहुत पॉपुलर थे वो ज़माने में कि गणपति जब गणेशोत्सव होता है तो आजू बाजू के दादर परेल से गिरगांव तक लोग उन्हें बुलाया जाता था स्पेशल भगवान जी को प्रोसेशन में नाचने के लिए। तो वो एक गाना है ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट जो अलबेला फिल्म है उसमें से हमने 2 गाने चयन किए हुए हैं, भोली सूरत दिल के कोटे, शोला जो भड़के, ये 2 गाने हैं। इस फिल्म की यूएस पे भगवान दादा का चरित्र खोद है, एक दादर इलाके में रहने वाला एक कॉमन मैन वहाँ से निकल के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक खुद का मकाम बना लेता है, सक्सेसफुल हो जाता है, अपनी खुद की एक स्टाइल पहचान करा देता है। और मेन बात इंडियन सिल्वर स्क्रीन पे ऐसी कई चीज़ें उन्होंने पहली बार फिल्म इंडस्ट्री को दी हुई है। देखो विद्या जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, ना कि केवल वो स्टारिज़म लेके घूमती है। और बहुत अच्छा था, बड़ी फैमिली जैसी हो रही, मतलब पहले दिन से जब वो आई सेट पे तो देयर वाज नो एटीट्यूड, बिल्कुल एयर नहीं है। और एक आर्टिस्ट जैसे कि नया काम करने वाला आर्टिस्ट जिस वे से दिग्दर्शक के साथ काम करता है फिल्म इंडस्ट्री में, एग्जैक्ट विद्या जी वही फील से काम करती है, हर बात पूछती है, टेक होने के बाद भी पूछती है कि इट वाज ओके फॉर यू। उन्होंने ऐसे कभी नहीं किया कि ये मैंने किया है शॉर्ट, ये करेक्ट रहेगा, बिल्कुल ही नहीं। बड़ी स्टूडियस एक्टर है, उसी के लिए उनको सब डिटेलिंग पता है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है सबसे पहले, मतलब बिफोर एक्ट्रेस शी वाज वर्किंग इन एड इंडस्ट्री इन प्रोडक्शन, तो उनको डिटेल्स बहुत मालूम है अबाउट द फिल्म्स, तो वो जानती है। उसी के लिए उनके पास एक मेकिंग की जो स्टाइल होती है, बिहाइंड द सीन कैमरा में जो लोग काम करते हैं वो उन्होंने किया हुआ है इसके पहले, उसी के लिए वो जानती है कि काम कैसे होता है। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग विच इज़ हेल्पफुल फॉर वी टेक्नीशियन। काफ़ी ऐसी मेमोरीज़ हंसी मजाक बहुत होती थी। और भगवान जी के बारे में अगर कहो तो भगवान जी की एक मेमोरी मैं आपको बता देता हूँ कि जब रोल में जाते थे तो मंगेश जी, मतलब हमारे, तो मंगेश जी स्वयं भगवान ही हो जाते थे, ऐसे कभी कभी लगता था। उनका मतलब मेरे पास देखने का जो एक अंदाज़ा था, एज ए डायरेक्टर ऐसे देखते थे, कुछ बात करते थे, कुछ सोच में रहते थे। तो अच्छी बात मुझे हमेशा ये लगी कि वो हमेशा अपने किरदार में रहे, उसी में रहते थे। विद्या बालन जी के बारे में बताया तो इस फिल्म में एक ओरिजिनल अलबेला फिल्म के 2 गाने हैं, जैसे मैंने अभी बताया। एक और गाने मुझे सिर्फ 2 लाइन यूज़ करनी थी, शाम डले खिड़की तले तुम सिटी बजाना छोड़ दो। ये गाने की मैं रिहर्सल फिल्म इंडस्ट्री में कैसी होती वो मैं दिखाना चाहता था हमारे दर्शकों को। तो विद्या जी ने मुझे पूछा कि थोड़ा और कर सकते आप ये गाना, बड़े हम्बली उन्होंने पूछी, इतनी हम्बल वैसे पूछती है क्योंकि ना मेरा ये बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, तो आप प्लीज़ देखिए ना। एक अंतरा मैंने उस गाने का शूट किया, तो कई चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, बहुत समय जाएगा बताने के लिए, लेकिन सब दौर बहुत अच्छा था। आई वॉज डैम
happy and I'm feeling myself very lucky. I've got an opportunity to shoot India's first biopic on a film star. एंड सर जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? आप लोग सभी एक अलबेला देखो। सिर्फ ये फिल्म मराठी फिल्म है करके शायद मुझे नहीं समझेगी, वो कैसी रहेगी ये बात नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कामयाब जो लेखक निर्देशक रह चुका, जो खुद बहुत अच्छे लेवल पे वो डांसर थे, ऐसे एक आदमी के लिए हमें ये फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़रूर वो एंजॉय करेंगे एंड आई एम डैम श्योर आप एंजॉय करो। मैं एक फिर से दे देता हूँ, हाँ एक बार पूछ लीजिए। ओके टेक टू। एक क्वेश्चन और है, ये फिर से दे देता हूँ। नहीं सर ये वाला अच्छा उसको कंटिन्यू करो। हाँ एंड सर मेरा सवाल सर आपसे ये है कि फिल्म मराठी है तो सर ये कोई हिंदी में भी इसको डब करा जाएगा कि मतलब कुछ मैं ऐसी- दोनों का दे देता हूँ। जी, हाँ वो मैं पूछ लूँगा सर, आप इसी का दे दीजिए। अभी हिंदी में फिल्म डब करनी है नहीं है ये ऑलमोस्ट पूरा प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है, तो लेट्स सी। अगर मेरे प्रोड्यूसर ने ये भी डिसीजन ले लिया तो बहुत अच्छी बात है कि थोड़े जो अमराठी प्रेक्षक जो है, जो जिनको शायद लगेगा कि मेरा मराठी फिल्म देखूँ क्या, तो अगर डब फिल्म रही तो वो पूरा देख पाएंगे। दर्शकों को मैं यही बताऊंगा कि ये फिल्म ज़रूर मराठी है, लेकिन इस फिल्म में कई संवाद हिंदी में है। जैसे गीतावाली जी बात करेगी, भगवान जी गीतावाली जी से बात करेंगे, जैसे राज कपूर साहब जब इस फिल्म में रहेंगे, तभी के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो हिंदी फिल्म, उनके डायलॉग सब हिंदी में रहेंगे। इसमें 2 गाने हिंदी में है, तो इसमें काफ़ी पोर्शन हिंदी है, तो वैसे भी जो मराठी भी इसमें संवाद रखे गए वो आपको इजीली समझ में आ सकेंगे, वो ज़्यादा उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बहुत अच्छे फिल्म स्टार के बारे में ये जो फिल्म बनी है, जो कि इंडिया में पहली बनी हुई एक फिल्म स्टार के ऊपर की बायोपिक है, वो आप ज़रूर देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद। थैंक यू। इस सिनेमा में, इस फिल्म में मैं भगवान दादा के वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ और एक तो एक पीरियड मूवी है, तो उसके लिए एक उस टाइप मतलब उस ज़माने की मूवी है, तो बहुत ऐसे सीधी सादी घर संभालने वाली ऐसी वाइफ दिखाई गई है। और मैं कभी भी मैंने ऐसे इतना सिंपल रोल कभी प्ले नहीं किया, क्योंकि अभी तक तो मैंने पूरे ग्लैमर या ऐसे कॉन्फिडेंट गर्ल, मैनेजर या ऐसे ही रोल मैंने प्ले किए हैं। तो मेरा ये कैरेक्टर बहुत सिंपल सोबर ऐसा कैरेक्टर है। डिटेलिंग मैं बताना चाहूँगी कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जब मेरा शूट शुरू हुआ तो मुझे एक दिन पहले कॉल आया था कि कल से स्टार्ट है शूट और आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप अवेलेबल हो क्या। क्योंकि मैंने जब मूवी का ये प्रोसेस शुरू था तो मैंने ऑडिशन दिया था, उसको 8-9 महीने हो चुके थे और मुझे पता चला कि इसका शूटिंग भी शुरू हो गया। सो मैंने वो मतलब छोड़ दिया कि शायद मेरा नहीं होगा। मतलब मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गई हूँ, मैं 3 में हूँ और उसके बाद शूटिंग भी स्टार्ट हो गई, तो मैंने होप्स भी छोड़ दिए। पर अचानक एक दिन इनका कॉल आया कि कल से शूटिंग स्टार्ट है मैडम, आप अवेलेबल हो गया। तो मैंने भी यही सोचा कि मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। एक तो ये पीरियड मूवी है और ऑब्वियसली पीरियड मूवी एक रियल कैरेक्टर के ऊपर है, तो मुझे थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। तो मैंने वही डिस्कस किया डायरेक्टर सर, क्योंकि सर मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो सर बोले नहीं, मैं मैनेज कर दूंगा, तुम आ जाओ करके। तो जब मैं सेट पे गई नेक्स्ट डे, फिर मुझे डायरेक्टर सर अपने शेखर सर तांडल उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, एक एक स्क्रिप्ट, एक एक मेरा सीन से जाने से पहले मेरा मूड क्या है कि, और मैं उस टाइम के लड़कियां या ये लेडीज़ कैसे बिहेव करती थी और सब कुछ समझाया। तो मुझे प्रिपरेशन सिर्फ इतना ही है कि ऑन सेट ही हुआ कि क्या करना है और क्या नहीं, बिकॉज ऑफ शेखर अपने डायरेक्टर्स। नहीं वीडियोस तो पॉसिबल ही नहीं थे, क्योंकि भगवान दादा की वीडियोस अवेलेबल नहीं है। जिन्होंने इतना सारा काम किया उनके वीडियोस भी अभी किसी के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उनकी वाइफ जिन जब उनके उस ज़माने में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अलग अलग रहती थी, मतलब कभी ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनके वाइफ का। हाँ सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट उन्होंने बहुत किया भगवान दादा को, पर उसे कोई भी वीडियो ऐसे अवेलेबल नहीं है। पर इन लोगों का, मैंने डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस का इतना अभ्यास है इनके उसके ऊपर कि पूरा उनकी इतनी प्रिपरेशन था कि मुझे कुछ ऐसे रेडीमेड सब कुछ मिल गया। मुझे कुछ ऐसे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी या कुछ बहुत ऐसे क्या करूँ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बहुत क्लियर थे।
डायरेक्टर सर अपने थॉट्स में, और उनको क्या चाहिए वो ही नोज। सो मुझे बहुत इजी गया उनके वजह से, कि मुझे ऐसे रेडीमेड सब कुछ मिल गया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है और ये कैरेक्टर पकड़ना है। तो मुझे ज़्यादा ऐसे कोई तकलीफ हुई नहीं उनकी वजह। मेरा कैरेक्टर थ्रू आउट मतलब फुटेज ज़्यादा नहीं होगा, पर हर पड़ाव में भगवान दादा के साथ में हूँ। मतलब मैं बुढ़ी भी दिखाई गई हूँ। सो मेरे शादी से लेके उनके बुढ़ापे तक मैं उनके साथ हूँ। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं हिस्सा हूँ और इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर मेरा है। सो मुझे लेंथ की कुछ परवाह नहीं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर में भगवान दादा के वाइफ का रोल प्ले करी, उनके लाइफ के ऊपर ये बायोपिक है। तो मेरा रोल उतना ही महत्वपूर्ण है जो मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने ऐसे ही पहले ही बोला कि उस ज़माने में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अलग अलग रहती थी। तो मैंने ऐसे कभी स्क्रीन शेयर नहीं किया है विद्या जी के साथ। और मतलब मुझे पता भी नहीं था जब मेरा कास्टिंग हुआ कि विद्या बालन ने ऑलरेडी काम कर चुके, उनका शेड्यूल ऑलरेडी हो चुका था। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि विद्या बालन हमारे मूवी में है। तो ये मेरे लिए एक बोनस था कि अरे वाह, मतलब इस मूवी में विद्या बालन जी भी है, क्योंकि सम हाउ शी इज़ अ सुपरस्टार। ये इतनी बड़ी आर्टिस्ट, हिंदी के आर्टिस्ट इस मूवी में एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रही है। ये मतलब यही बड़ी बात है, एक ग्लैमर आ गया हमारे सिनेमा को, हमारी मूवी को। तो और उसका मैं एक हिस्सा हूँ, यही मुझे जान के मतलब बहुत खुशी हो गई। लकी तो मैं हूँ, मतलब मैंने अभी बोला कि 11th आवर में मेरा कास्टिंग हुआ है। उसके बाद भगवान दादा के वाइफ का रोल है जो थ्रू आउट में हूँ, मतलब बुढ़ापे तक में हूँ। और उसके बाद मुझे पता चलता है कि विद्या बालन जी ने भी एक कैरेक्टर रोल किया है। सो इट्स नॉट अ गेस्ट अपीयरेंस, अ कैरेक्टर रोल, प्रॉपर उनका एक कैरेक्टर है। तो जैसा मेरा कैरेक्टर है वाइफ का, तो ये मैं बहुत लकी हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ। तो ऑब्वियसली ये सारे सर्कमस्टेंसेस से एकदम पूरा जुड़ के आना, मतलब 11th और मेरा कास्टिंग होना, फिर बाद में सारे कॉस्ट्यूम ठीक से आना और विद्या बालन जी उस मूवी में होना, तो इसलिए मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैं इस मूवी का हिस्सा बन जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मूवी उस दौरान की है जिस दौरान ये भगवान दादा एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे। उस दौरान है जहाँ पे पंजाबी मूवीज़ या बंगाली मूवीज़ बहुत इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जितनी अपनी मराठी इंडस्ट्री नहीं थी ही नहीं शायद। पर उसके जब भगवान दादा उस दौरान ने एंट्री किया, जब सारे फेमस आर्टिस्ट, राज कपूर जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में राज करते थे, भगवान दादा ना बहुत ऐसे हैंडसम थे, ना कोई ऐसे हैंडसम हंग थे, ना कुछ भी थे। एक सिंपल आदमी, उन्होंने इतना स्ट्रगल करके इतने फेमस मूवीज़ बनाई, इतने फेमस हो गए वो। तो उनका स्ट्रगल प्लीज़ देखने के लिए आ जाइए, बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है और आपको बहुत इंस्पायर होंगे आप कि ये कैसा एक आदमी, कैसा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब कुछ बन सकता है इतने छोटे से घर से बिलोंग करके। सो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ उनके लिए आप देखने के लिए ज़रूर आइए थिएटर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।